तो मैं दीपक सर आप सभी के बीच क्लास 10th के लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। क्वेश्चन बैंक 2014 का सेकेंड सीटिंग में जो क्वेश्चन आए हुए हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट साइंस का वो लेकर आ गया हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें देखिए क्या कहा गया है कि किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध आर एवं प्रवाहित धारा आई के बीच संबंध क्या होगा। तो इसके लिए आपको पता होनी चाहिए दोस्तों, ओम के नियम आप पढ़े होंगे। ओम के नियम में बताया गया है कि ये आई जो धारा होता है ये समानुपाती होता है भी का, और यहाँ से जब समानुपाती का सिंबल हटता है तो इसमें एक क्या आ जाता है, कांस्टेंट आर आ जाता है, यानी भी बटे आर लिखा जाता है। ओके, तो यहाँ से देखिए आई बराबर भी बटे आर लिखा गया, या अगर आप चाहेंगे तो इसको आर को आई के स्थान पे और आई के स्थान पे आर लिख सकते हैं, यानी आर बराबर आप लिख सकते हैं भी बटे आई। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका देखिए बी नंबर दिख रहा है, आर बराबर भी बटे आई, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा। जब भी कहे कि किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी और प्रतिरोध आर एवं प्रवाहित धारा आई के बीच संबंध बताइए, तो यही सूत्र आपके सामने निकल के आएगा, आर बराबर भी बटे आई। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। हाँ, तो अगला सवाल देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। तो देखिए इसके लिए यहाँ पे देखिए पावर दे दिया है भाई, पावर कितना है भाई, 100 दे दिया, 100 वाट पावर तो दे दिया 100 वाट, और यहाँ पे देखिए वोल्ट दे दिया, भी का भी मान दे दिया आपका 250। ठीक, तो इसके लिए एक फॉर्मूला बताया गया है दोस्तों, क्या होता है, P बराबर वी आई। ठीक है, एक फार्मूला होता है P बराबर वी आई। ठीक है, तो ये फार्मूला हम लागू करेंगे। तो P का मान कितना है जी, 100 बोला है, 100, और V का मान कितना है 250, और I को हम ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि हमें I का मान पता नहीं है। तो यहाँ पे आप कट करिएगा तो एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा। ठीक है, एक शून्य से एक शून्य कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा, इधर 10 बचा। ठीक है, और इधर 25 बचा, तो इधर 10/25 को आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, आई का मान निकल के सामने आएगा, तो काटिएगा तो 5 दूना 10 और 50 25। अब इधर आ गया 2/5, आई बराबर कितना आया भाई, 2/5 आया आई बराबर। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करिएगा तो भाग दीजिएगा तो यहाँ पे 0.4 आ जाएगा आई का मान। ठीक है, तो यही 0.4 एम्पियर हो जाएगा इसका धारा का मान, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर दिख रहा है। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, सीधी सीधी हमने समझाया कि P बराबर क्या होता है, वी आई, और P का वैल्यू 100 भर देना था। ठीक है, और V का वैल्यू 250, और I ऐसे ही छोड़ दीजिए चूँकि I का मान धारा का मान पूछा गया है। तो 0 से 0 जब कटा, और यहाँ पे चाहेंगे तो 2 पचे कितना हो गया 10, और इधर 5 पचे 25, यानी कि यहाँ पे कुल मिला के इसको बोला जा सकता है 2 ऊपर और 5 नीचे बराबर आई। अब इसी को अगर आप भाग दे दीजिएगा तो कितना आएगा 0.4, यानी आई का मान हमें कितना प्राप्त हो रहा है 0.4 एम्पियर, इसका आंसर हो गया। ठीक है, हमने अच्छी तरह से आपको 2 बार में समझाया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिए विद्युत फ्यूज आधारित है विद्युत फ्यूज आधारित है, तो ये धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है विद्युत फ्यूज। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है दोस्तों, उसको देखते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहा जाता है। तो आप पढ़े होंगे जनित्र कहा जाता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहा जाता है, जनित्र। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होगा। तो उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है ना,
धारा प्रवाहित होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यही इलेक्ट्रॉन याद रखिएगा। गतिशील कण क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण। जीव द्रव्यमान में तो आपका पेट्रोलियम भी आ जाएगा, बायोगैस भी आ जाएगा, कोयला भी आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी जो होगा ये नहीं हो सकता है जीव द्रव्यमान का ऊर्जा का स्रोत। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर, नाभिकीय ऊर्जा। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो पवन में आपको पता होनी चाहिए कि पवन ऊर्जा में आपको इस तरह से 3 पंखी लगाया हुआ रहता है, ठीक है ना। तो 3 पंखी लगाया रहता है पवन ऊर्जा में, और इसमें कम से कम कितनी चाल होनी चाहिए पवन की? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 15 किलोमीटर प्रति घंटा, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? कौन प्राप्त होता है भाई? तो आप याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी, NO2 और O2, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्साइड, ऑक्सीजन, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जब मतलब सोडियम क्लोराइड है, NaCl है, इसको जब हम क्या करते हैं भाई जलीय विलयन से, यानी कि जलीय विलयन यानी कि आपका H2, ठीक है ना। तो जब जलीय विलयन से इसको क्या किया जाता है, विद्युत प्रवाहित किया जाता है, तो ये वियोजित होकर क्या बनता है भाई? सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? यहाँ पे देखिए OH जो है आपका हाइड्रोक्साइड दर्शा रहा है, यानी क्षार को दर्शाता है। तो इसमें क्या इसका उत्तर हो जाएगा? क्लोर क्षार अभिक्रिया, ठीक है ना, क्लोर क्षार अभिक्रिया, ठीक है। तो इसका यही आंसर हो जाएगा। जब भी बोलेगा कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि क्षार होता है, तो क्या हो जाएगा? क्लोर क्षार अभिक्रिया। निम्नलिखित में से कौन सही है? तो धोने का सोडा यानी Na2CO3 10H2O सूत्र होता है धोने का सोडा का। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो सबसे पहले तो सोडियम को काटा जाता है चाकू से, उसके बाद पोटेशियम दिखाई देते तो वह भी बता सकते हैं ऑप्शन में, या लास्ट में नहीं भी दिखाई देते एक और होता है जिसका नाम है लिथियम, ठीक है। तो पहले देखिएगा सोडियम है कि नहीं है तो पोटेशियम भी नहीं है तो लिथियम। तो देखिए यहाँ पे लिथियम दिया गया है। तो निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? लिथियम को। निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं? तो एक हम आपको ट्रिक बताते हैं, जोड़ो छोड़ो घटाओ। तो यहाँ पे CnH2n हमने यहाँ पे लिख दिया, ओके। फिर लिख दे रहा हूँ CnH2n, ठीक है। फिर एक जगह और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ CnH2n, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तीन जगह हमने लिख दिया। तो एक तरह होता है कि जोड़ो, यानी 2 यहाँ पे जोड़ देना, इसमें छोड़ो मतलब इसमें छोड़ देना है, और इसमें घटाओ मतलब इसमें 2 आपको घटा देना है, इसमें 2 आपको घटाना है। ट्रिक सीखिए, ठीक से यहाँ पे चलिए सही से बताता हूँ आपको। पहले आपको CnH2n लिख देना है, ओके। फिर CnH2n लिखना है, फिर CnH2n लिखना है, ठीक है। ये हमने लिख दिया। अब आपको करना क्या है दोस्तों, इसमें 2 जोड़ देना है, ठीक, और इसमें 2 छोड़ देना है, इसमें 2 घटा देना है। तो ये जोड़ो छोड़ो घटाओ, क्या जोड़ना है? 2 जोड़ना है, 2 छोड़ना है, 2 घटाना है, ओके। तो याद रखिएगा, ये होता है एल्केन के सूत्र, ये होता है एल्कीन के सूत्र, ये होता है एल्काइन का सूत्र।
इसमें एकल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, याद रखिएगा। एल्केन का सूत्र पूछे तो ये बताइएगा CnH2n+2। एल्कीन का सूत्र पूछे तो CnH2n और एल्काइन का सूत्र पूछे तो CnH2n-2। ओके, याद रखेंगे। तो जोड़ो छोड़ो घटाओ कितना अच्छा ट्रिक है, इसको आप याद रखिएगा। खाली CnH2n याद रखिए, जोड़ो छोड़ो घटाओ, एल्केन एल्कीन एल्काइन याद रखना है आपको, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है सूत्र, ठीक है। तो इसमें आपको ट्रिपल बाउंड की बात कर रहा है, यानी ये वाला सूत्र लागू करेंगे जो घटाने वाला, यानी CnH2n-2। क्या सूत्र लागू करेंगे? CnH2n-2। अब देखिए, अगर हम n का मान यहाँ पे 3 लेते हैं तो यहाँ पे 3 गुना कितना हो जाएगा? 6, और उसमें से 2 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 4, यानी 3 और 4 देखिए कहाँ पे है? 3 4, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। तो यही इसका 3 आबंध वाला होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यहाँ पे n का मान 3 ले लिया तो 3 गुना 6 में से 2 कम करिएगा कितना आएगा? 4, यानी H4 C3 और H कितना भाई? 4। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक कौन है? तो ये तो पिछले वीडियो में भी हम बताए थे आपको, क्या होगा भाई? COOH होगा। चलिए अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो होगा दोस्तों आपका कॉपर है इसमें, ठीक है, कॉपर, ठीक है। ये चांदी जो होता है सबसे सुचालक होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और Au जो होता है सोना, सोना पर किसी भी तरह का वायु का प्रभाव नहीं पड़ता, याद रखिएगा। ये पारा है जो कमरे के ताप पर द्रव रूप में रहता है, याद रखिएगा। आज सबसे अधिक क्रियाशील की बात कर रहा है तो कॉपर होगा इसमें, ठीक है। अगला सवाल, प्रकृति में पृथ्वी पर कर्जा का मुख्य स्रोत? कर्जा नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे ऊर्जा होगा। क्या होगा? ऊर्जा। तो क्या है प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य। पृथ्वी पर प्रकृति में पृथ्वी पर आपका ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूरज होता है, याद रखिएगा। हरे पौधे क्या कहलाते हैं भाई? तो उत्पादक कहलाते हैं, याद रखिएगा, राइट। अगला सवाल देखते हैं, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग होते हैं? तो देखिए, कीट का भी पंख जो होता है उड़ने के लिए होता है, चमगादड़ के भी पंख होते हैं, उड़ने के लिए होता है। तो कार्य तो एक हो गया, तो कार्य एक हो जाएगा तो समजात मत कहिएगा, तो अवशेषी भी नहीं होगा, तो होगा क्या आंसर? तो समवृत्ति होगा, याद रखिएगा, समवृत्ति। क्या होगा? समवृत्ति अंग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, C फॉर कैट, यानी कि समवृत्ति, ठीक है ना, सी ऑप्शन नंबर समवृत्ति हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट की क्वेश्चन की ओर। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है भाई? ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण देखना है हमके, ये तो होगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं, तो उपचयन और अपचयन में हमें चुनना है। तो ऑक्सीकरण किसको बोला जाता है? उपचयन को ऑक्सीकरण कहा जाता है, जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है। और अपचयन किसको बोला जाता है? अवकरण को बोला जाता है। तो इसमें हमें ऑक्सीकरण होता है भोजन का पचना, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी की बात जहाँ पे किया तो बस केंचुआ। केंचुआ जो होता है उभयलिंगी होता है, जिसमें मतलब दोनों लिंग पाया जाता है। ये दूसरे के साथ भाग नहीं, स्वयं अपने आप क्या कर लेता है, इसमें दोनों लिंग पाए जाते हैं, ठीक है ना, इसीलिए इसका नाम है द्विलिंगी बोला गया है इसको, केंचुआ को, ठीक है ना। ये खुद अपना खुद अपना भाग लेकर, एक दोनों लिंग पाया जाता है तो खुद भाग लेकर खुद से ही अपना प्रजनन करता है, यानी कि केंचुआ जो होता है उभयलिंगी होता है, याद रखिएगा। ओके, 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में
में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण? भूमिगत जल, यहाँ पे जूल लिख दिया गया है, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, तो यहाँ पे जल लिखिएगा दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे जल होगा। निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल है? तो एक भूमिगत जल जो होता है आपका कुआं होता है, ठीक है ना, अंदर से निकाला जाता है, गहराई में रहता है। तो भूमिगत जल कौन है भाई? भूमिगत जल का उदाहरण कुआं, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने 20 क्वेश्चन का जवाब देखा, बहुत अच्छी तरह से सीखा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो पहली बार चैनल पर आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह से वीडियो आपको मिलता रहे, ठीक है। साथ में बेल आइकन को घंटा पे भी दबा दीजिएगा, ताकि आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिएगा, ताकि आपके भी दोस्त सीख सकें और अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।